Assalamualaikum students, I hope all of you will be fine. Today I am going to discuss about the electromagnetism. अच्छा अभी भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि जब किसी भी वायर में से करंट पास करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये एक वायर है जिसको हमने वाइंडिंग किया है, सोलोनाइड कहते हैं, इस शेप को सोलोनाइड कहते हैं। अब जैसे ही करंट इसमें से फ़्लो करेगा, अब करंट किस तरह फ़्लो कर रहा है दिखेगा। करंट इसमें इस तरह फ़्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में फिंगर का कर्ल है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, ये इस तरह से फ़्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली साइड जो थंब जहाँ पे आया ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये दूसरी साइड साउथ पोल। लेकिन ये उस वक्त तक मैग्नेटाइज्ड होगा जब तक इसमें से करंट फ़्लो करेगा। जैसे करंट फ़्लो करना बंद करेगा इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी चीज़ इसके अंदर प्लेस की जाएगी, जैसे ये देख लें, ये अगर आपने आयरन पीस रखा है तो ये आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके अंदर जितने डोमेन्स हैं वो सब अलाइन हो जाएंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन उस वक्त तक जब तक इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करेगा इसके आयरन के अंदर जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे डी अलाइन हो जाएंगे। इसमें जो मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि इसके अंदर जो प्लेस किया गया है वो मैग्नेट कितना ज़्यादा, मतलब जैसे आयरन हमने रखा है, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर देगा। दूसरा फैक्टर फ्लो ऑफ द करंट, जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा आपके पास उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी। और तीसरा जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर आप देखें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 टर्न्स हैं। अगर मैं इसको डबल कर दूं, 14 टर्न्स कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। ये राइट हैंड ग्रिप रूल कहलाता है और उसके अकॉर्डिंगली फिंगर का कर्ल आपके पास करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी तरह से हम इसी रूल को अप्लाई करें स्ट्रेट वायर पे, ये तो हमारे पास सर्कल की फॉर्म में था वायर, अगर हम इसी रूल को अप्लाई करें मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने शो करने लगा हूँ ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पे देख लें, आप इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं आप इस रूल को, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इस केस में जो अब आपका करंट है वो थंब से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब करंट देखें इस तरह अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है। अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा होता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास जो आती वो इस तरह से आती। लाइक अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होती, ठीक है। और वो इन फील्ड लाइन को जो है वो अपोज करती हैं। ये आप देख लें, इन फील्ड लाइन को फिर ये अपोज करती हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे एक फील्ड लाइन तो मिलती है इनके दरमियान बीच में कहीं बस इस तरह से, लेकिन ये एक दूसरे को अपोज करती हैं और यही वजह है कि ये वायर फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। लेकिन जहाँ करंट की डायरेक्शन सेम होती है वहाँ पे वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ भी देख लें, जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है सर्कल क्लोज है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे सर्कल दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे वीक होती चली जा रही है। तो ये बात याद रखिएगा कि जहाँ भी आपके पास जितना ज़्यादा क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी और जहाँ पे दूर हो जाते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। ये राइट हैंड ग्रिप रूल है और ये हमें हेल्प करता है कब, जब हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं। अब यहाँ देखें आपने, करंट जो है वो थंब से शो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिंगर के कर्ल से शो हो रही हैं और वो सर्कल की फॉर्म में, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे नियर द कंडक्टर बहुत क्लोज हैं और जब कंडक्टर से आप दूर जा रहे हैं तो वो आपके पास क्या होती चली जा रही हैं। ये देखें यहाँ पे वो करीब हैं और इस एरिया में वो दूर हो गई हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वीक हो गई है दूर जाकर। ये रूल आपका राइट हैंड ग्रिप रूल कराता है। दोबारा सुन लें, राइट हैंड ग्रिप रूल आपको कब हेल्प करता है, जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर होगी कि जहाँ भी करंट फ्लो करेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल्स की तरफ जिसमें हम आ जाते हैं लाइक दिस कि इलेक्ट्रिक, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ डीसी मोटर के बारे में बात करने लगा हूँ। डीसी मोटर मुझे, डीसी मोटर मुझे नज़र, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे होना चाहिए डीसी मोटर को, बिल्कुल होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए आई थिंक। इसका जस्ट, जी हाँ, ये डीसी मोटर आ गई है। ये आप देख सकते हैं डीसी मोटर में एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल है, बीच में ये स्प्लिट रिंग है। ये स्प्लिट रिंग है, बीच में से ब्रेक हुआ हुआ होता है और ये रोटेट कर रहा होता है। इसको हम स्प्लिट रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये, ताकि अगर स्प्लिट नहीं हुआ हुआ होता तो ये आगे करंट को जो है वो आगे कॉइल तक नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको बीच में से कट किया जाता है। और जब ये रोटेट करता है इसका एक साइड आप देखें पॉजिटिव को टच कर रहा होता है, एक साइड नेगेटिव को टच कर रहा होता है। इसका एनिमेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और आपको याद होगा कि जहाँ पे ऑब्वियसली जैसे ही करंट इसमें से फ्लो करेगा
तो करंट फ्लो करने की वजह से एक साइड जो है, ये अगर इस तरफ करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो अब इस साइड के ऊपर आप अप्लाई करेंगे एक रूल जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में आपका थंब, हमेशा याद रखें, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसमें अगर मैं शो करूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे पास आ रही हैं वो जो है, अगर लेट सपोज मैंने जो करंट का एरो ड्रॉ किया, 1 मिनट में इसको दोबारा से, करंट का जो एरो उसमें है वो यहाँ पर है, इस तरफ आ रहा है, लाइक दिस, इसमें करंट का एरो इस तरफ आ रहा है, यस, ये करंट आपकी तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब आप फिंगर, मिडिल फिंगर आपकी करंट है, इसको आप एडजस्ट कर लें। ये फिंगर आपका नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपकी कौन सी फिंगर है, ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, इसको आप एडजस्ट कर लें। तो आप देखेंगे आपका थंब कहाँ जा रहा है, तो आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी ये वाली साइड पे जो फोर्स लग रही होगी वो अपवर्ड लग रही होगी और ये वाली साइड पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी और इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट भी आ रहा होगा। ठीक है ना, टर्निंग इफेक्ट आ रहा होगा और ये क्लॉकवाइज आपके पास टर्न कर रहा है। अगर मैं पूछूं टर्निंग इफेक्ट निकालना है तो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। जो मैंने सर्कल किया है इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ब्लू से कर देता हूँ, लाइक दिस। ये वाला डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ फोर्स लग रही है उधर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर कितना डिस्टेंस है, तो आप इसका मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम होता है डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। लेट सपोज अगर ये आपके पास ये वाली साइड नेगेटिव है और ये वाली साइड पॉजिटिव है, तो थोड़ी देर बाद ये वाली साइड जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव के साथ टच करेगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ टच करेगी, तो अंदर जो कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये आपकी डीसी मोटर कहलाती है और इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं इस केस में राइट हैंड फ्लेमिंग रूल की, वो कहाँ पे अप्लाई होता है, वो उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब आपने करंट को प्रोड्यूस करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक वायर है उससे कट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, या तो आप उसको अप कट कर रहे हैं या डाउन कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे फाइंड करने के लिए जो आप रूल यूज़ करेंगे वो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल होगा। अब थंब को आप ले जाएं डाउनवर्ड, ठीक है ना, और आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ले जाएं फ्रॉम फर्स्ट फिंगर आपकी नॉर्थ टू साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जो ये वाली फिंगर है, ठीक है ना। एरो आपका जो रेड लाइन से शो किया इन्होंने वो आपका फोर्स है, तो अगर आपका थंब डाउनवर्ड जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट फिंगर आपको नॉर्थ से साउथ लेके जानी पड़ेगी, तो आप देखेंगे आपकी मिडिल फिंगर आपकी तरफ आ रही होगी और ये आपका करंट होगा, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी और फिर आपके पास जो है ये जो एरो यहाँ पर आ रहा था ये एरो उस तरफ चला जाएगा। जितना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। फैराडे ने ये बात बताई थी कि जितना तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट किया जाएगा उतना ज़्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है जो उनको मूव करवा रही है अंदर, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, क्योंकि वो उस वक्त तक लगती है फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जब तक ये वायर मूव कर रहा होता है। जब ये वायर मूव करना बंद कर देता है तो वो फोर्स लगना भी बंद हो जाती है, यानी इसका फोर्स जब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब तक आप अपने हैंड को वाइब्रेट करते रहेंगे, यानी कि अप एंड डाउन मूव करते रहेंगे। अगर आप अपने हैंड को अप एंड डाउन मूव करना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना भी बंद हो जाएगी और वो मूव नहीं करेंगे। ये फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है इसके भी वही बात है कि 3 फैक्टर्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे। और यही रूल हम एसी जनरेटर में यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी जनरेटर में आपने करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, या आपके पास, क्योंकि एक चीज़ इसमें मिसिंग होगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाएगी या करंट की डायरेक्शन या फोर्स, तो यहाँ पे हमेशा राइट हैंड आपने अप्लाई करना है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। और अगर हम करंट जनरेट करना चाहते हैं सोलेनॉइड में, तो उसके लिए याद रखिएगा फिर लेंजेज लॉ है। लेंजेज लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, तो याद रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, इसके पास लेकर आ रहे हैं, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें आपको नज़र आएगा चेंज हो रही है। अभी कितनी पास कर रही हैं, 1 2 3 4 5, और जैसे जैसे करीब जाएगा तो हो सकता है ये ज़्यादा पास करना शुरू कर दें, 6 7 भी होना शुरू हो जाए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसके थ्रू, कॉइल के थ्रू चेंज होंगी ना, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह होगा, देखिएगा ये करंट या तो एरो ऊपर की तरफ होने चाहिए या नीचे की तरफ, 2 ही चॉइसेस बनती हैं और तो उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। हमेशा हमेशा करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है
कि अब देखें ये एरो मैंने जो ऊपर की तरफ लगाए हैं, इसकी वजह से यहाँ जो पोल बनेगा ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये हमेशा अपने कॉस को अपोज करता है, ठीक है। और जब ये दूर जा रहा होगा मैग्नेट से, तो इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले ये अपवर्ड थी देखिएगा, अब ये करंट की डायरेक्शन इसमें डाउनवर्ड हो गई है, तो ये वाला पोल आपके पास साउथ बन जाएगा। ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी ये अपने कॉस को हमेशा अपोज करता है। इसको हम लेंजेस लॉ कहते हैं, ठीक है जी। ये अप्लाई किया जाता है जब भी किसी कॉइल में जो करंट आपने प्रोड्यूस करना है, तो फिर आप उसमें करंट की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं क्या होगी, तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि निडल्स में जो है एक तरफ राइट साइड पे मूव कर गई है, दूसरी साइड में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई थी और निडल डिफरेंट साइड पे मूव कर गई है। I hope this one will be clear to you guys. Now I am going to tell you about the transformer. ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो में या लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना। अगर लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा है तो स्टेप डाउन, और हाई को लो में कन्वर्ट कर रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। होता क्या है, हमेशा याद रखिएगा इसमें जो हम करंट यूज़ करते हैं वो अल्टरनेटिंग यूज़ करेंगे, कभी भी डीसी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में चेंज आएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिनको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इनमें भी चेंज आएगा, ठीक है। ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। करंट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज़ हो रही होंगी, और इनका इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये इंक्रीज़ होंगी इनके थ्रू चेंज होगा, तो इस कॉइल के थ्रू, जिसको मैं अभी चलें रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये जो कॉइल है आपका सेकेंडरी कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आएगा और यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। और वोल्ट भी आपको मिलना शुरू कर देगा। ये वोल्ट आपका प्राइमरी होता है, ये वोल्ट सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वोल्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे प्राइमरी के, यानी कि आपके पास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, और सेकेंडरी वोल्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। इसीलिए इसके जो फार्मूला बनाया जाता है वो होता है VP/VS इज इक्वल टू NP/NS, ठीक है। प्राइमरी के सामने प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं, सेकेंडरी के सामने सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं। और रूल इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। इसमें आयरन कोर यूज़ किया जाता है ताकि वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। और ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं आपके सामने, इसके सेकेंडरी के टर्न कम है, तो इसलिए ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते तो फिर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता। दूसरी चीज़ जो हम इसमें अप्लाई करते हैं, एक तो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है, दूसरी जो हम इसमें अप्लाई करते हैं चीज़, वो आपके पास आ जाती है पावर। हम एज्यूम करते हैं कि प्राइमरी की पावर जो है सेकेंडरी की पावर के इक्वल होगी, तो पावर ऑफ प्राइमरी अगर मैं निकालूंगा तो वोल्ट को प्राइमरी के करंट के प्राइमरी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं सेकेंडरी की पावर निकालूंगा तो सेकेंडरी के वोल्ट को सेकेंडरी के करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाता है वोल्ट ऑफ सेकेंडरी इंटू करंट ऑफ सेकेंडरी, और ये इक्वल होता है वोल्ट ऑफ प्राइमरी इंटू करंट ऑफ प्राइमरी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये इक्वेशन बहुत काम की हैं और ये आप इनको यूज़ करके इजीली कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, रह गई बात हमारे पास जब कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं बिटवीन द मैग्नेट या बिटवीन द चार्ज, तो चार्ज तो आप इजीली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, फ्लो कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए जा रहे हैं कहीं पर भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर जो रूल आप यूज़ करेंगे वो रूल आपका होगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है जब भी वो मूव करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान से, तो वहाँ पे आपने जो रूल लगाना है वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाना है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। लेकिन याद रखिएगा कि उसमें जो मिडिल फिंगर होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगी, कभी भी नेगेटिव चार्ज के फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो आपको अपने फिंगर की डायरेक्शन को अपोजिट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू, ठीक है जी। सेकेंडली यहाँ पर अब आप देखें एटॉमिक फिजिक्स में, तो ये न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड में आपके पास एटॉमिक मास के लिए ए और एटॉमिक नंबर के लिए जी यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट जो रेडिएशन इमिट करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा हो, वो रेडिएशन इमिट करते हैं। उनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये उनके यूजेस लिखे हुए हैं। वैसे तो आपके पास वो इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं, उनको आप मेडिकल में भी यूज़ करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कार्बन डेटिंग में आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, आप मेडिकल में उसको केमोथेरेपी में यूज़ करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये आप यूज़ कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में आप लीकेज चेक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है लेट्स सपोज जो बहुत ज़्यादा कोई हैवी मशीनरी बनाई जाती है उसकी आप जो है वो उसको भी आप एक तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं पार्ट्स का।
डिटेक्शन के लिए इनके जो हम रेडियोएक्टिविटी की बात करें तो रेडियोएक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए आपकी एक तो गीगर मूलर ट्यूब है, आपकी एक्सरे प्लेट होती है, फ्लोरेसेंस प्लेट जिसको कहते हैं वो होती है। ऑलरेडी कुछ रेज आपकी जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं उन्हें बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं, तो वो डिटेक्टर आपका बता रहा होता है कि ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में कुछ रेज मौजूद हैं। तो वो रेज जो आपके पहले से मौजूद होती हैं उन्हें बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। वैसे अगर रेज इमिट होना शुरू होती हैं तो तीन तरह की हैं, अल्फ़ा हैं, बीटा हैं और गैमा हैं। अल्फ़ा हीलियम के न्यूक्लियाई हैं और सबसे कम इनकी पेनेट्रेटिंग पावर है, इवन एयर में से भी पास नहीं कर पाते। बीटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पेपर में से पास कर लेते हैं लेकिन एल्युमिनियम फॉइल में से पास नहीं कर पाते। सबसे हाईली पेनेट्रेटिंग गैमा रेज होती हैं जो कि हर चीज़ में से पास कर जाती हैं सिवाय लेड के। गैमा पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता, बीटा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव होगा और अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज है। ये इनकी आयनाइजेशन पावर की बात करें तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है अल्फ़ा की और सबसे कम होती है गैमा की, क्योंकि उसका कोई मास ही नहीं होता। आयनाइजेशन का मतलब है जब वो किसी गैस में से पास करते हैं उसको आयनाइज कर देते हैं। डीके में जब कोई एटम डीके होता है या अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है तो उसका एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। उसके एटॉमिक मास में 4 यूनिट की रिडक्शन आती है और प्रोटॉन नंबर में 2 यूनिट की रिडक्शन आती है। जबकि बीटा की वजह से एक प्रोटॉन आपका एक न्यूट्रॉन ब्रेकअप होता है उसका प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर जाता है लेकिन एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। और गैमा रेज की वजह से ना तो प्रोटॉन नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक मास चेंज होता है। अगर मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने एक गोल्ड फॉइल में से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए और उसने देखा मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो उसमें से पास कर गए थे। ये मैं आपके सामने शो करने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया गया था मैक्सिमम रेज थी। कुछ रेज जो थी वो आपके पास इस तरह से डाइवर्ज हुई थी और बहुत थोड़ी सी रेज जो थी वो बाउंस होके वापस चली गई थी। तो इससे उन्हें एविडेंस मिला कि एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एम्प्टी है। मैक्सिमम पोर्शन क्योंकि मैक्सिमम रेस पास कर गई थी और जो पोर्शन एटम का अगर मैसिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है जो शो कर रहा है कि जिसकी वजह से कि उसमें जो है वो डेविएशन आई है अल्फ़ा पार्टिकल पे, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात कि वो जो मैसिव पार्ट था उसी को न्यूक्लियस का नाम दिया गया और कहा कि सारा का सारा मास, कंप्लीट मास जो है वो एटम का वो उसी न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस से टकराया है वो बाउंस कर गया, जो उसके करीब से गुजर रहा है वो बेंड हो गया और मैक्सिमम पोर्शन तो एम्प्टी है ना, तो उसमें से पास कर गए रेज। हाफ लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी होती है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो टाइम जिसमें उसकी क्वांटिटी 1/2 हो जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1000 है तो 1000 का हाफ हो गया 500। अब उन्हें 500 होने में जितना टाइम लगा, 2 दिन लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, जितना भी टाइम लगा, दैट टाइम इज़ द हाफ लाइफ। वो हाफ लाइफ कहलाता है। वो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक फार्मूला आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। n is the number of elements, no is the original quantity into 1/2 to the power n, जहाँ पे small n is the number of the half life। सॉरी, इसको हम थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं, जस्ट वेट। ये हमारे पास n नॉट है, इनिशियल क्वांटिटी है 1/2 है और इसके ऊपर पावर n इज़ द नंबर ऑफ द हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलती हैं? जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उसको आप हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे। Okay guys, I think this one will be clear to you. Best of luck.